Hi everyone, welcome to Synopsis IS. I am Deepika Chadda and today we are doing the next lecture of the environment series. We are continuing with the India and climate change and इसमें हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे कि green building and energy conservation, energy efficiency, whatever actions we are taking at the national level for climate change reduction, वो सब हम पढ़ रहे हैं. आज भी उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि बायोफ्यूल्स. बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द वेबसाइट. So you can see some special courses are running like Hindu and Indian Express in 5 minutes, 2020 and 50-50 series as well as PD 360 degree. ये सब आपके करंट अफेयर्स एज वेल एज सम ऑफ द स्टैटिक इश्यूज़ को कवर करते हैं एंड बहुत ही चीप प्राइसेस पे वी आर मेकिंग देम अवेलेबल टू यू. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट देम and enroll if you want to. And also we are running the foundation courses like prelim classroom course and prelims cum mains classroom course. You can visit the details over here and register if you wish to. So start करते हैं आज का lecture. So this is part 3 of India and climate change. ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं उसका part 3 है ये. और next topic जो हम इस इशू में डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी ऑडिट्स एंड उसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ जो कई बार न्यूज़ में आ जाते हैं एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, वो सब डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो एनर्जी ऑडिट बेसिकली क्या होता है, ये एक इंस्पेक्शन के तरीके से किया जाता है. ठीक है. ऑडिट का मतलब ही यही होता है कि आप वेरीफाई कर रहे हो चीज़ों को कि चीज़ें हिसाब से यानी कि सब प्रोसीजर्स वगैरह से चल रही है नहीं चल रही. ठीक है. फाइनेंशियल ऑडिट भी इसी तरीके से होते हैं कि आपने सारी चीज़ें जो आपने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं या कुछ भी अपनी कंपनी में जो भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉट. ठीक है. तो एनर्जी ऑडिट में क्या होता है, वो इंस्पेक्शन करते हैं, एक तरीके से सर्वे करते हैं और एनालाइज करते हैं कि आपके जो एनर्जी फ्लोज हैं, ठीक है, वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है. आपकी बिल्डिंग में कितना एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है उसको लेके इंस्पेक्शन होती है. ठीक है. एक तरीके की इंस्पेक्शन को हम एनर्जी ऑडिट बोलते हैं. इट मे इंक्लूड अ प्रोसेस. ठीक है. इसमें एक प्रोसेस भी हो सकती है या फिर वो एक सिस्टम में बना सकते हैं ताकि आपका जो इनपुट अमाउंट है एनर्जी का, ठीक है, जिसको हम एनर्जी कंजम्पशन बोलते हैं बेसिकली, वो रिड्यूस होना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट. ठीक है. यानी कि आप चाहे कितना भी कम कर दो एनर्जी का अमाउंट बट आपका अल्टीमेट आउटपुट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. और इसी तरीके के आपको पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है, इक्विपमेंट्स अडॉप्ट करने हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को लेके जो भी चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजीज़ वो अडॉप्ट करनी है ताकि आपका अल्टीमेट कंजम्पशन कम हो जाए बट आपके आउटपुट पे इफेक्ट यानी कि प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. यानी कि आप लाइट्स बंद कर सकते हो या एनर्जी सेविंग वाले आप डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो उसके बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, CFLs का यूसेज एंड जो स्टार सिस्टम है, लेबलिंग सिस्टम, उन सब के बारे में. ठीक है. सो वो सब यहाँ पे यूज़ होते हैं. देन एनर्जी ऑडिट्स मैंडेटरी बना दिए गए हैं कुछ एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए. ठीक है. ये 9 जो है वो लिस्ट डाउन करें उन्होंने, बट कौन से 9 है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स बोलते हैं बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है. ठीक है. तो इनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको एनर्जी ऑडिट ज़रूर कराना है एंड वो ऑडिट कंडक्ट करने के लिए सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स बनाए गए हैं. ठीक है. तो सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स कुछ नहीं होते, ये एक इंडिविजुअल होता है. ठीक है. कोई भी ऐसा इंसान जिसको उसी पर्पस के लिए नियुक्त किया गया है या हायर किया गया है जो कि आपके एनर्जी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करेगा और ठीक है आपकी बिल्डिंग में क्या कैसे यूजेज हो रहा है वो सारे प्रोसीजर्स वगैरह देखेगा एंड इंस्पेक्शन करेगा. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज CEM4. और ये सब जो है ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको अपना एनर्जी डेटा रिपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है. कि कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ और कितनी एनर्जी कंजर्व की उन्होंने. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट एनर्जी ऑडिट. सो इससे रिलेटेड आपको अलग से स्टेटमेंट में भी आ सकता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, या फिर आप कहीं ना कहीं आप अगर कुछ GS3 के आंसर्स लिख रहे हो तो वहाँ पे आप अपना इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ठीक है. NCAP ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर है. दैट्स वेरी जनरल, उसको जानना. ठीक है. देन ये जो है इट रिड्यूसेस पर्टिकुलेट मैटर. ठीक है. तो पर्टिकुलेट मैटर के बारे में हमको पता ही है, बहुत छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. जो एयर में रहते हैं काफ़ी देर तक, दे सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम्स. ठीक है. 2.5 एंड 10 mm के जो रहते हैं, PM 2.5 एंड PM 10, इसको हमें रिड्यूस करना है 20 to 30% in at least 102 cities by 2024. ठीक है. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम NCAP.
तो उन्होंने 102 सिटीज़ को डेजिग्नेट कर दिया कि इन सिटीज़ में हमें काम करना है 2024 तक, पीएम का लेवल रिड्यूस करना है। देन दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, बेंगलुरु, इन 4 जगहों को छोड़कर जो बाकी सारी जो सिटीज़ हैं वो मेनली टायर 2 सिटीज़ में आती हैं, ठीक है। टायर 2 सिटीज़ वो होती हैं जो थोड़ी सी कम डेवलप्ड होती हैं टायर 1 सिटीज़ से, यानी कि दे आर नॉट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बट उससे थोड़ा सा लोअर लेवल पे जो रहती हैं। देन सीपीसी भी इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन वी सी कि इस प्रोग्राम के अंदर स्टेट लेवल प्लान्स भी बनाने हैं, ठीक है। ई मोबिलिटी कैसे करनी है कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल्स यूज़ करके आप मोबिलाइज करो लोगों को इन द 2 व्हीलर सेक्टर, जो भी हम देख रहे हैं आजकल, ई व्हीकल्स, ई रिक्शाज एंड एवरीथिंग दे आर कमिंग अप, ठीक है। एंड रैपिड ऑगमेंटेशन ऑफ द चार्जिंग, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल्स चलेंगे तो उनके चार्जिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो ये भी इस प्रोग्राम के अंडर आता है। देन स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BS6 नॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। पहले वी वर यूजिंग BS4 एंड नाउ वी हैव जम्प्ड टू BS6, स्किपिंग BS5 इन बिटवीन, ठीक है, बिकॉज हमारे कंट्री के पोल्यूशन लेवल्स को देखते हुए GS6 हैज़ बिकम मैंडेटरी। तो वो भी कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर देखा जाएगा। सो दिस इज़ NCAP, ठीक है। देन आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन ऑफ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ठीक है। अभी जैसे कि हम एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये एक स्कीम है, इसको हिंदी में बोलते हैं द बचत लैम्प योजना, यानी कि जिससे एनर्जी की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसे लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना, जब भी एनर्जी एफिशिएंसी की बात आएगी तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो है वो BEE के अंडर चलते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी श्योर, अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। देन इसमें क्या करना है कि हाउस होल्ड जो है वो अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी उनके इनकैंडेसेंट लैम्प्स हैं उनके घर में, उसको उसके बदले में उनको CFL मिल जाएगा, ठीक है। और वो CDM क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हैं। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। तो प्राइस को इक्वेट करने के लिए, यानी कि या तो आप बिल्कुल एक्सचेंज कर लेंगे, बाकी जो बचा कुचा प्राइस होगा वो CDM के क्रेडिट से आप इक्वेट कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग इसमें क्या हो रही है कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सोलर वाटर हीटर्स वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल हेल्प यू सेव द एनर्जी, ठीक है। तो जो भी एनर्जी सेविंग डिवाइसेज हैं उन सबको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें की जा रही हैं इसमें, इसको हम बचत लैम्प योजना भी बोलते हैं, ठीक है। देन अब हम पढ़ते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड 2-3 सालों से न्यूज़ में है। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि इसके 3 to 4 जनरेशन हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वील स्टडी दैट। तो क्या है, बायोडीजल परचेज पॉलिसी देखते हैं सबसे पहले बायोफ्यूल्स के अंडर। ये क्या करती है कि आपको बायोडीजल प्रोक्योर करने के लिए मैंडेटरी बना देती है, ठीक है। आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री से बायोडीजल ज़रूर प्रोक्योर करना है, इट मेक्स इट मैंडेटरी। ये जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत आपको बायोडीजल ज़रूर प्रोक्योर करना है। देन बायोफ्यूल्स होते क्या है, दे आर लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास। बायो वर्ड ही वहीं से आ रहा है कि जो आपका फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, चाहे वो गैशियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज़ बीइंग मेड फ्रॉम बायोमास, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ठीक है। सो दे कैन बी यूज टू रिप्लेस, या तो आप रिप्लेस कर दो या फिर इन एडिशन टू डीजल, पेट्रोल वगैरह जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उनको टोटली रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल के लिए अभी बहुत टाइम है, यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप स्टार्ट कर सकते हो कि एडिशनली आप बायोफ्यूल्स यूज़ करना शुरू करो। देन इसको बनाने के लिए जो क्रॉप्स यूज़ होती हैं बायोफ्यूल्स को जनरेट करने के लिए, वो बेसिकली हाई इन शुगर होती हैं, ठीक है, जैसे कि शुगर केन, शुगर बीट एक्सेट्रा। देन स्टार्च में भी वो बहुत रिच होती हैं, जैसे कि मेज एंड टेपियोका, ठीक है। सो ये सब क्रॉप्स जो हैं शुगर एंड स्टार्च में रिच होती हैं। देन ऑयल्स में भी रिच होती हैं, ये हाई कंटेंट होता है ऑयल का, जैसे कि सोयाबीन क्रॉप आप यूज़ कर सकते हो, रेप सीड एंड कोकोनट, सनफ्लावर सीड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द क्रॉप्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन मेकिंग बायोफ्यूल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से होते हैं, सेकेंड जनरेशन कौन से होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स बेसिकली फूड क्रॉप से बनते हैं, जैसे कि दे आर मेड फ्रॉम शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल जो कि अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। इवन एनिमल फैट्स वगैरह से बनते हैं, ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से बनते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आते हैं बायो एल्कोहल्स, बायोडीजल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, बायो एथर्स भी होते हैं इसके अंदर, एंड बायोगैस।
ठीक है। बायोगैस का प्रोडक्शन तो आप सबने पढ़ा ही होगा साइंस की बुक में, ठीक है, बेसिक है बहुत। तो ये सब बहुत ही इजी तरीका है बायोफ्यूल्स का। ये फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि ये काफ़ी टाइम से यूज़ होता आ रहा है। इसमें बहुत ही कन्वेंशनल सिंपल सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। देन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या होता है, नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि इस जो भी आप लेफ्ट ओवर यूज़ कर रहे हो वो नॉन फूड है, ठीक है, आप उसको खा नहीं सकते। सो इसमें ज़्यादा कुछ फूड सिक्योरिटी का भी इशू नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि सेलुलोजिक बायोफ्यूल्स हो गए और वेस्ट बायोमास से बनने वाला फ्यूल्स हो गए, ठीक है। वेस्ट कैसे हो गया, स्टॉक्स ऑफ वीट, कॉर्न, ये सब इनका बचा कुचा होता है। वीट को हम जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, देन पैडी का स्टॉक्स भी हो गए, देन कॉर्न के, एंड ऑल्सो वुड को भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो दीज आर ऑल नॉन फूड क्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बायो हाइड्रोजन एंड बायो एथेनॉल, ठीक है। सो बायो एथेनॉल काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये इसलिए आप पता होना चाहिए कि सेकेंड जनरेशन फ्यूल है। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस्ड लेवल पे आ जाती है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना है नहीं उतना सिस्टम कि हम थर्ड जनरेशन वाला प्रोडक्शन कर पाएँ। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और मेनली एल्गी को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उनसे प्रोड्यूस होता है ये वाला जो बायोफ्यूल्स होते हैं थर्ड जनरेशन वाले, ठीक है। सो इस पर अभी वर्क किया जा रहा है, बट अभी तक इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। फोर्थ जनरेशन सबसे हायर टेक्नोलॉजी पे आ जाता है और ये बहुत अच्छा भी है, एज इन बहुत ही इसको वो भी बोलते हैं, एज इन एफिशिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली कार्बन नेगेटिव होता है, ठीक है। इससे जो आप प्रोड्यूस करोगे उससे आपका कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन रिड्यूस होगा इनफैक्ट, ठीक है। सो इट फोकसेस ऑन जेनेटिकली ऑप्टिमाइज्ड फीड स्टॉक। तो जीएम क्रॉप्स वगैरह, यानी कि जेनेटिकली जो चेंज्ड होते हैं, ठीक है, म्यूटेटेड होते हैं, उन फीड स्टॉक्स को आप यूज़ करोगे। सो दे आर डिज़ाइन टू कैप्चर लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन। बेसिकली इस तरीके से आप प्रोड्यूस करोगे कि वो कार्बन को भी कैप्चर कर रहे हैं विद जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड माइक्रोब्स एंड विच आर मेड टू एफिशिएंटली मेक फ्यूल्स, ठीक है। सो ऐसे माइक्रोब्स क्रिएट किए जाएंगे जिनका आप जीनोम वगैरह सिंथेसाइज कर चुके हो, ठीक है। सो दे विल हेल्प इन कार्बन कैप्चर ऑल्सो एंड दे विल हेल्प इन मेकिंग फ्यूल्स ऑल्सो, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स कार्बन नेगेटिव, ठीक है। सो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में ये हेल्प करता है। So this is all about 4 generations of biofuels. I hope this was helpful. Please याद रखना ये categories because इसमें statements आते रहते हैं, especially bioethanol जो आजकल important है, न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है, वो सेकेंड जनरेशन है, ये आप याद रखना। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे हम आते हैं जब हम बायोएथेनॉल की बात कर रहे हैं। तो ये EBP प्रोग्राम काफ़ी चल रहा है, ठीक है, कि आपको पेट्रोल में एथेनॉल को यूज़ करना है। इससे आपका जो है शुगर वगैरह का जो लेफ़्ट ओवर होता है उससे आप एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका पेट्रोल में भी फ़ायदा होगा, फॉसिल फ्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, एंड ऑल्सो ये जो शुगर का लेफ़्ट ओवर है वो भी ढंग से यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। 2003 में ये स्कीम फर्स्ट टाइम आई थी और इसका एम यही है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल, पेट्रोलियम, ऑयल जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम पेट्रोल जो है एथेनॉल के साथ ब्लेंड करेंगे उतनी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली कम होती जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ये बूस्ट देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सप्लाई ऑफ स्ट्रॉ, एडिशनल इनकम टू फार्मर्स, तो जो वो अभी तक बर्न कर देते हैं स्ट्रॉज वगैरह, ठीक है, राइस का स्ट्रॉ हो गया, वीट का स्ट्रॉ हो गया, और भी किसी क्रॉप्स का, ठीक है। नाउ दे कैन यूज़ दो स्ट्रॉ टू मेक एथेनॉल। तो वो उनको खुद नहीं बनाना है, बट दे कैन सप्लाई इट, ठीक है। जो भी एथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं, तो उनका भी उन्हें पैसा मिल सकता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट ऑल्सो हेल्प्स देम मेक सम एडिशनल इनकम, ठीक है। सो ये हमारे उस मिशन को भी हेल्प करती है जो हमें फार्मर की इनकम डबल करनी है 2022 तक, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ को आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये वाला पॉइंट भी डाल देते हो फार्मर्स की इनकम के लिए, सो देन इट विल गिव यू एन एज, ठीक है। आपको एक +1 मार्क ज़रूर मिलेगा इस चीज़ के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उनको मैंडेटरी बना दिया उनके लिए कि उनको एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो सेल करना है, क्योंकि जब तक मैंडेटरी नहीं बनाओगे वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो नॉर्मल पेट्रोल सेल करेंगे, ठीक है। तो EBP सेल करना उनके लिए मैंडेटरी बना दिया है, तो मैंडेटरी हो गया तो अब उनको एथेनॉल ब्लेंड करना ही पड़ेगा, और अगर एथेनॉल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर इससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। सो 10% तक अभी तक मैंडेटरी है, और आगे आगे जाके इसका परसेंटेज जो है वो 20% तक ले जाने की बात की गई है, ठीक है। So this is all about EBP. Now we come to solar loan program.
इसमें कुछ नहीं है, सोलर एनर्जी के लिए लोन देते हैं। यूएनईपी का ये प्रोग्राम है, तो 3 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, मेनली ये साउथ इंडिया में चल रहा है अभी तक, ठीक है। रूरल हाउस होल्ड्स को हेल्प करना है, क्रेडिट का मतलब है उनको फाइनेंस देना है, पैसे देना है, ठीक है, टू परचेज सोलर होम सिस्टम्स। अल्टीमेटली उनकी जो एनर्जी डिमांड्स है उसको वो सोलर एनर्जी से फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट कि रूरल एरियाज़ में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रही है वहाँ पे हम सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएँ, एंड ऑल्सो इससे हमारी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वाली जो थर्मल एनर्जी है, कोल एनर्जी है, वो कम यूज़ होगी, ठीक है। सो कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक इसके पार्टनर्स हैं, अलॉन्ग विद द RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। देन UNEP तो पार्टनर इसका है ही, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस लोन प्रोग्राम इज रनिंग। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि सोलर एनर्जी के हाउस सिस्टम्स वगैरह को बाय करने के लिए लोगों को पैसा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इंटरनेशनल है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी जो यूनिवर्सली UN मेंबर्स ने अग्री किया है जिस पे, ठीक है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। सो इस ये करता क्या, ये पेरिस क्लाइमेट डील में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने, ठीक है। और इसका पार्टनर फ्रांस है। फ्रांस और इंडिया ने मिलकर ये चीज़ बनाई थी। 121 सोलर रिसोर्स कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सोलर रिच कंट्रीज़ कौन सी होती है, जो अबंडेंट सनशाइन आती है जहाँ पे, ठीक है। तो दोज कंट्रीज़ विच आर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो जैसे कि हमें पता है कि ओवरहेड सन हमारा कैप्रिकॉर्न और उस पे होता है कैंसर पे, ठीक है। तो उनके बीच की कंट्रीज़ को अबंडेंट सनलाइट मिलती है, ठीक है। सो उस सनलाइट का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। इंडिया एंड फ्रांस ने इसको लीड किया है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। और ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि जो भी हमारे चैलेंजेस है, कॉमन चैलेंजेस इन सब कंट्रीज़ में कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, उसको एड्रेस करेंगे। एंड ऑल्सो हाउ टू स्केल अप द सोलर एनर्जी, ठीक है, कैसे उसका यूजेज हमें बढ़ाना है। देन इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सब के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड लास्ट लेक्चर्स में। आई होप आप सब ने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, तभी आपको समझ में आएगा। ये निकरा एक करके हमारा प्रोग्राम है या इनिशिएटिव है विच इज़ इन न्यूज़ दीज डेज, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है। तो इस टाइप के टर्म्स कई बार UPSC पूछ लेता है कि ये क्या है या क्या करते हैं, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो निकरा बेसिकली ICAR जो हमारी मेन बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एग्रीकल्चर की मेन बॉडी है, उसने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन एग्रीकल्चर को और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए, ठीक है। यानी जैसे कि हम सब ट्राई कर ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स कम से कम हो, तो बेसिकली लाइफ स्टॉक, फिशरीज, क्रॉप्स, इन सब को आपको इंश्योर करना है, एक तरीके से इनकी वल्नरेबिलिटी को कम करना है, ताकि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इनका प्रोडक्शन लेवल और आउटपुट जो है वो कम ना हो, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है निकरा के, बेसिकली इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रिसर्च होगी, अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोग्राम्स के लिए कि कैसे कैसे आपको अडेप्टेशन और मिटिगेशन करनी है। दीज 2 वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसमें हम बेसिकली अडेप्ट करते हैं चीज़ों के साथ जो हो चुकी हैं, ठीक है, उसको कैसे कम करना है, इसमें अभी हुई नहीं है उसकी इंटेंसिटी को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए ये काम करता है। इसका एक कंपोनेंट है कि आप कैसे करंट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे कम करोगे, वो ये दिखाता है। ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ये वर्क करता है, ठीक है। देन अगला है हमारा BSE ग्रीनएक्स। सो BSE ग्रीनएक्स एक इंडेक्स है, ठीक है। BSE 100 के बारे में तो सबने सुना ही होगा। उसी 100 के ग्रुप से 20 कंपनीज ली जाती हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स को फुलफ़िल करती हैं। दे मीट दो स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो उन्हीं कंपनीज़ को रेट किया जाता है। बेसिकली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रोग्राम है और ये कार्बन इंडेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। मेन चीज़ इज़ दिस कि एक तो BSE का प्रोग्राम है, BSE के साथ IIM अहमदाबाद ने भी काम किया है। कार्बन एफिशिएंट लाइव इंडेक्स बोलते हैं और ये परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि ये जो कंपनी है, ये जो 20 कंपनीज हमने सेलेक्ट की हैं, ये कितना अच्छा काम कर रही हैं एनर्जी एफिशिएंसी की फील्ड में, ठीक है। यानी कि जो भी इनका टर्नओवर आ रहा है, जो भी इनका कैपिटलाइजेशन हो रही है एसेट्स की, ठीक है, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा एनर्जी रेलेवेंट है, यानी कि एनर्जी से इनको कितना कॉस्ट सेविंग हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो है
इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा मिलता है, दे कैन डिराइव द बेनिफिट, क्योंकि जितना एनर्जी एफिशिएंटली आप काम करोगे उतनी आपकी कॉस्ट सेविंग्स बढ़ेंगी एंड दैट विल मेक योर कंपनी मोर ल्यूक्रेटिव टू द इन्वेस्टर्स. सो दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ BSE ग्रीन एक्स. ठीक है, इट रेट्स द कंट्रीज ऑन देयर कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर कार्बन एमिशन कितना वो रिड्यूस कर रहे हैं. देन फेम स्कीम के बारे में सबने सुना होगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्कीम है. आई गेस कृष्णा सर ने एक लेक्चर भी लिया था मेंस इन 300 में. ठीक है, दैट वाज अ वेरी गुड लेक्चर, वो आप सबको देखना चाहिए. वहाँ पे उन्होंने ज़रूर फेम के बारे में डिस्कस किया होगा. ठीक है, सो फेम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग. आपको अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने हैं और अगर कहीं और से इंपोर्ट करें तो अडॉप्ट करने हैं. कैसे? व्हीकल्स, हाइब्रिड एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं ये भी उन्होंने ज़रूर बताया होगा. ठीक है, अपने लेक्चर में. बेसिकली दे हैव सम कॉम्पोनेंट ऑफ ई व्हीकल्स, नॉट द होल. ठीक है, सो जितनी जल्दी आप फास्ट अडॉप्शन मैन्युफैक्चर करोगे वही इस स्कीम का मेनली कंपोनेंट है, मेनली जो ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, इंक्रीज़ करना है यूज़ को आपको. हाउ टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स. देन फेम इंडिया के फेजेस में हुआ है. ठीक है, पहले फेज़ 1 था. फेज़ 2 जो है 2019-20 से लेकर 21-22 तक है. तो अभी तक हमारा फेज़ 2 चल रहा है फ़िलहाल. ठीक है, फेम 1 हैज़ ऑलरेडी बीन क्लोज्ड. और इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं? वही है, सेम चीज़ें सारी. एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अभी तक फ्यूल पे रन कर रहे हैं, अब उनको इलेक्ट्रीफाई मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाला सिस्टम उनमें इंस्टॉल करना है. ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स लेके आने हैं आपको. अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को एनकरेज करना है. देन द बेनिफिट्स, जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं इस चीज़ से, इट शुड बी इंटेंडेड नॉट ओनली टू दोज व्हीकल्स विच आर. ठीक है, बेसिकली उन्हीं व्हीकल्स को एक्सटेंड करना है ये बेनिफिट जो एडवांस्ड बैटरीज, यानी कि जिन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बैटरी जैसे लिथियम आयन बैटरीज हैं. ठीक है, इनको इंस्टॉल कर रखा है या फिर अदर न्यू टेक्नोलॉजीज बैटरी पे वो रन कर रहे हैं. तो इससे उनको इंसेंटिवाइजेशन होगी कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यानी कुछ बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम अपना पैसा एडवांस टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा है. ठीक है, सो बेसिकली गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है इस स्कीम के अंडर. ठीक है, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेम. एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज. ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपल है. देख लेते हैं क्या है. ये एक कॉम्पोनेंट है क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के अंडर. ठीक है, CCAP के अंडर आता है ये LTEO. इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें दे विल एक्चुअली वर्क फॉर इकोलॉजिकल सिस्टम में कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है क्लाइमेट की वजह से. ठीक है, उसको मेजर करेंगे. सो प्लान ऑफ LTO जो फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ था वो पेरिस क्लाइमेट समिट में हुआ था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में कि कब आई थी चीज़. ये फर्स्ट फेज़ में क्या है कि एक आपको फील्ड साइट्स का नेटवर्क क्रिएट करना है ताकि वो डिफरेंट बायोम्स. ठीक है, बायोम्स के बारे में पता होगा आपको कि जो डिफरेंट एरियाज़ हैं हमारे इंडिया के. ठीक है, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, ये सब अलग अलग बायोम्स होते हैं. ठीक है, और हमारे 8 बायोम्स को ये असेस करेंगे. ठीक है, 8 डिफरेंट बायोम्स को असेस करेंगे. कौन से हैं वो बायोम्स? वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, देन नॉर्थ वेस्टर्न एरिड जोन जो डेजर्ट जोन होता है, देन सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट हो गए, ये सारे हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाते हैं. देन वेस्टर्न घाट्स ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है. अंडमान निकोबार भी एवरग्रीन प्लस डेसिडियस. देन जम्मू एंड कश्मीर ये हमारा हिमालयन एरिया है, स्नो कवर्ड रहता है. एंड सुंदरबंस. ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह हैं. तो ये सब जो जोन्स हैं, जो सब बायोम्स हैं, वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनको असेस किया जाएगा. ठीक है, एक इनका नेटवर्क बनाया जाएगा फील्ड साइट्स का एंड देन देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे बायोफिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स ऑफ इकोसिस्टम चेंज कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कैसे चेंज कर रहा है. ठीक है, कितना ज़्यादा वो नेचुरली चेंज हो रहा है, बायोफिजिकल क्या फैक्टर्स हैं, कितना वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से चेंज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम LTEO. बेसिकली 2 चीज़ें याद करनी है कि ये इकोसिस्टम के चेंजेस को असेस करता है एंड ऑल्सो ये पेरिस डील में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था और CCAP का ये पार्ट है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आता है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC. ठीक है, NAPCC हम पहले पढ़ चुके हैं विच वाज
एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये अब है अडेप्टेशन फंड, ठीक है। सो नेम सेम लगते हैं कई बार, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ फंड, दैट इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है। ये भी क्लाइमेट चेंज का है, वो भी क्लाइमेट चेंज का है। दिस इज़ अडेप्टेशन फंड। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, यानी कि टोटली सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है सब कुछ। देन सपोर्ट क्या करेगा, ये अडेप्टेशन इसके नाम में ही है, तो अडेप्टेशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेगा ताकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम किया जा सके। देन द प्रोजेक्ट्स एलिजिबल फॉर फंडिंग, जो इसके अंडर फंड्स ले सकते हैं वो सब सेक्टर से आते हैं, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, वाटर, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। सो कुछ सेक्टर स्पेसिफाई किए गए हैं इसके अंदर, वही इससे फंडिंग ले सकते हैं। नाबार्ड इसकी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी है, ठीक है। बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन नाबार्ड देखेगा। सो इतना ही जानना ज़रूरी है इस फंड के बारे में, और कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है फॉर प्रीलिम्स पर्पस, ठीक है। सो ये हमारी मेन चीज़ें थी जिनको जानना ज़रूरी था। अब एक बस सिंपल सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ लिस्ट डाउन की गई है, फटाफट से पढ़ देती हूँ मैं इनको, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ठीक है। कि और कुछ इनिशिएटिव्स, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स या अदर इनिशिएटिव्स उनको बोलते हैं कि जो हमारी कंट्री में चल रहा है एनर्जी एफिशिएंसी की फील्ड में, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी इन पावर जनरेशन की फील्ड में हमारी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम। देन इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल IGCC बोलते हैं, ठीक है, इसका यूज़ हो रहा है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखें अगर, तो नेचुरल गैस से जो चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, उनका यूज़ कर रहे हैं। देन 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। देन एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर, कैसे हम हाइड्रो पावर को अच्छे से ट्रांसमिट कर पाएँ, उससे जो जनरेट होने वाली एनर्जी है, ठीक है, और कितनी एफिशिएंटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। दीज आर द इनिशिएटिव्स विच आर गोइंग ऑन इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस प्रोग्राम्स यानी कि RETs बोलते हैं इसमें। इसमें और क्या चल रहा है, पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। देन बायोमास बेस्ड पॉपअप जनरेशन टेक्नोलॉजी चल रही है। देन स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी यूज़ हो रही है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम्स, ठीक है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी हम RETs यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमें पता ही है कि हम बायोफ्यूल्स पे, बायोडीजल पे, इन सब पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बायोफ्यूल्स वगैरह का यूज़ कैसे किया जाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सो ये सब इनिशिएटिव्स हैं विच आर गोइंग ऑन, ठीक है। सो ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप एक ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया, ठीक है। डिज़ास्टर के लिए क्या हो रहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स के लिए, कि अगर मान लो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट कोई हो जाए, ठीक है, बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है, या फिर सारे क्रॉप्स ख़राब हो रहे हैं, या फिर ड्राउट्स बहुत लंबा चला गया, या फिर उस तरीके के क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रिस्क रिड्यूस किया जाए, ठीक है, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा ख़राब ना हो। बेटर डिज़ाइनिंग से स्ट्रेंथनिंग दी कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे सबसे पहले क्या होता है, फ्लड्स वगैरह कुछ आते हैं या अर्थक्वेक्स आते हैं तो कम्युनिकेशन नेटवर्क ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाना है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो आपके इंटैक्ट रहे, ताकि एटलीस्ट हेल्प तो पहुंचाई जा सके, एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को तैयार किया जा रहा है। देन प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज़। अब कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं तो मेनली क्या आता है हमारे दिमाग में, सबसे पहले यही कि मैंग्रोव्स एंड ये प्लांट्स, ट्रीज़, ठीक है, ये सबको कैसे बचाना है। सो मेजर्स फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन, सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, सुनामी आने वाली है, फ्लड्स आने वाली है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ वार्निंग मिल जाती है हमें नेचर से, तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है। देन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल ओशन मॉडलिंग सिस्टम, कि रीजनल लेवल पे कैसे चीज़ें करनी हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ अ हाई रेजोल्यूशन स्टॉर्म सर्ज मॉडल, ठीक है, कैसे आपको स्टॉर्म सर्ज को कैसे उस चीज़ को डील करना है। देन यू हैव सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स बनाने हैं। देन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, जागरूकता फैलाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोकल पीपल को इन्वॉल्व करोगे उतना बेटर है। देन टाइमली फॉरकास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। देन एनहांस्ड प्लांटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ मैंग्रोव्स इन द कोस्टल फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव्स हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए, बिकॉज दे डू नॉट गेट रूटेड अप, ठीक है, जैसे भी कुछ अर्थक्वेक्स आते हैं या हैवी विंड्स आती हैं तो ये ट्रीज़ जो हैं वो रूट अप नहीं होते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में भी कुछ काम चल रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, प्रोविजन ऑफ एनहांस्ड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड असेसमेंट ऑफ इंक्रीज्ड
बर्डन ऑफ डिजीज़। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को डेटा में कन्वर्ट किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना डिजीज़ बर्डन बढ़ रहा है एंड कहाँ कहाँ हेल्प की ज़रूरत है। दैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट कैपेसिटी एट डिफरेंट लेवल्स। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर एरिया में पहुंच नहीं सकते हो, तो आप उन्हीं एरिया के लोगों की कैपेसिटी को इम्प्रूव कीजिए, वहीं पे इंस्टीट्यूशंस दीजिए, वहीं पे आप सारी बिल्कुल नियरेस्ट एरियाज़ में हेल्प प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। दैट्स हाउ यू बिल्ड द कैपेसिटी। सो इन दिस सेंट्रल, स्टेट, रीजनल, सोसाइटल सब लेवल्स पे जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस इनिशिएटिव्स विच इंडिया हैज़ टेकन, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल। इसको ज़रूर रिवाइज करना बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आ जाते हैं कई बार, ठीक है। If you like the lecture, please hit like, and if you have any issues, please put in the comment box. मिलते हैं next topic के साथ next lecture में. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.